आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख सो इट वॉज ऑलवेज अबाउट द ऑयल में अखबार ने बड़ी बेबाकी से ये बताया है कि वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सैन्य कार्रवाई का असली कारण न ड्रग्स था, न सीमा सुरक्षा और न लोकतंत्र, बल्कि तेल था। पिछले 4 महीनों से ट्रंप प्रशासन अलग अलग बहाने गिनाता रहा। कभी कहा ड्रग तस्करी रोकनी है, कभी दावा किया कि मादुरो अमेरिका को अस्थिर करना चाहता है, कभी कहा अमेरिकी कंपनियों का तेल छीना गया है। लेकिन शनिवार की सुबह हुए सैन्य ऑपरेशन के बाद खुद ट्रंप ने मान लिया कि अब अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर लगाएंगी, वहां के तेल ढांचे को संभालेंगी और अमेरिका लंबे समय तक उस देश की सरकार चलाएगा। लेख बताता है कि ट्रंप, जो खुद को शांति का राष्ट्रपति कहते रहे हैं, अपने दूसरे कार्यकाल में लगभग रोज किसी न किसी देश में सैन्य हमला मंजूर कर रहे हैं। यमन, ईरान, सोमालिया, नाइजीरिया, इराक, सीरिया और अब वेनेजुएला। ये सब बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के और अक्सर कांग्रेस को बताए बिना हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स इसे गैरकानूनी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ और अमेरिकी जनता के साथ धोखा बताता है। लेख का कहना है कि ट्रंप नार्को टेररिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सत्ता पलटने की कार्रवाई को कानूनी और नैतिक आवरण दिया जा सके। अखबार चेतावनी देता है कि अमेरिका का दूसरे देशों को संभालने का इतिहास बेहद खराब रहा है। इराक, अफगानिस्तान और लीबिया इसकी मिसाल है। वेनेजुएला में भी ट्रंप के पास कोई ठोस योजना नहीं दिखती, लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका को ऐसे संघर्ष में झोंक दिया है जिसका कोई अंत साफ नहीं है, सिर्फ तेल के आर्थिक लाभ के नाम पर। निष्कर्ष में लेख यही कहना चाहता है कि ट्रंप की ये कार्रवाई लोकतंत्र नहीं, बल्कि संसाधनों पर कब्जे की राजनीति है। अगर कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक ताकत वापस नहीं ली, तो अमेरिका एक एक करके ऐसे युद्धों में फंसता चला जाएगा, जिसके कारण आम लोगों को ठीक से समझ भी नहीं आएंगे और जिनकी कीमत अंततः वही चुकाएंगे। लेट्स माई आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख वर्ल्ड में नॉट हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर एआई सेफ्टी रिस्क सेज लीडिंग रिसर्चर्स। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी गई है। ब्रिटेन की अग्रणी रिसर्च कंपनी ARIA के एआई सेफ्टी एक्सपर्ट डेविड डगरिम्पटन का कहना है कि एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि दुनिया के पास इसके खतरों से निपटने की तैयारी करने का समय ही नहीं बचेगा। उनके शब्दों में, हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो इंसानों की तरह नहीं, बल्कि इंसानों से बेहतर काम कर पाएंगे, और वो भी उन तमाम क्षेत्रों में जो हमारी सभ्यता, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं। लेख बताता है कि डेलरिम्पल के मुताबिक अगले 5 साल में मशीनें ज्यादातर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण काम इंसानों से ज्यादा तेज, सस्ते और बेहतर तरीके से करने लगेंगी। समस्या ये है कि सरकारें और आम लोग अभी तक इस रफ्तार को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। वो साफ कहते हैं कि हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि उन्नत एआई सिस्टम भरोसेमंद होंगे, क्योंकि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बनाने का विज्ञान शायद समय पर तैयार ही हो ना हो पाए। इसलिए अब सबसे जरूरी काम है नुकसान को नियंत्रित करना और जोखिम को कम करना। द गार्जियन के मुताबिक ब्रिटेन के एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट भी यही बताती है कि एआई की क्षमता हर 8 महीने में लगभग दोगुनी हो रही है। आज के सबसे ताकतवर मॉडल अब ऐसे काम कर पा रहे हैं जिनमें इंसानी विशेषज्ञों को 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। कुछ सिस्टम तो खुद की कॉपी बनाकर दूसरे कंप्यूटरों पर फैलने की क्षमता भी दिखा चुके हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक संकेत हैं। निष्कर्ष में लेख यही कहना चाहता है कि मानव सभ्यता एक ऐसे तकनीकी मोड़ पर खड़ी है जहां तरक्की रोमांचक भी है और डरावनी भी। अगर एआई की रफ्तार पर काबू और उसकी दिशा पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो ये तरक्की
अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज तीनों को अस्थिर कर सकती है। डलरिम्पल इसे नींद में चलती सभ्यता कहते हैं, जो बिना पूरी समझ के एक बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख सीरियाज चैलेंजेस टू रिबिल्ड इट्स आर्म फोर्सेस में बताया गया है कि बशर अल असद के पतन के 1 साल बाद सीरिया की नई अंतरिम सरकार देश की सबसे कठिन जिम्मेदारी से जूझ रही है: राष्ट्रीय सेना और सुरक्षा बलों का पुनर्निर्माण। रक्षा मंत्री बुरहाफ अबू कसरा ने साफ कहा है कि नई सेना की निष्ठा अब किसी व्यक्ति या सत्ता से नहीं, बल्कि सीरिया राष्ट्र से होगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है, ये काम बेहद लंबा, जटिल और जोखिम भरा है। लेख समझाता है कि असद शासन गिरते ही पुरानी सेना बिखर गई। कुछ सैनिक भाग गए, कुछ छिप गए और बहुतों ने हथियार डाल दिए। उसी दौरान इजराइल ने सीरिया की 80% सैन्य क्षमताओं को हवाई हमलों में नष्ट कर दिया, जिससे नई सरकार लगभग शून्य से सेना खड़ी करने की स्थिति में है। हयात तहरीर अल शाम और अन्य गुटों को मिलाकर सरकार के पास लगभग 40,000 लड़ाके हैं, जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए नाकाफी हैं। इसलिए तेजी से भर्ती की जा रही है, लेकिन इसी जल्दबाजी ने सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है: बिना ठीक जांच पड़ताल के हजारों युवाओं को हथियार सौंप देना। अल जजीरा के अनुसार दूसरी बड़ी चुनौती है पुराने असद शासन के प्रशिक्षित अफसरों का सवाल। लगभग 70,000 अलावी अधिकारी और नॉन कमीशन अफसर हैं, जिनमें से अधिकांश को नई सेना में नहीं लिया जा सका। यही लोग भविष्य में विद्रोह या अस्थिरता की वजह बन सकते हैं। ऊपर से विदेशी लड़ाकों की मौजूदगी, कुर्द नेतृत्व वाले एसडीएफ का अधूरा विलय और रूस निर्भर सैन्य ढांचा, ये सब सीरिया की सुरक्षा नीति को और उलझा रहे हैं। अमेरिका, तुर्की और खाड़ी देश मदद कर रहे हैं, लेकिन सेना को असली ताकत तब मिलेगी जब वो अल्पसंख्यकों का भरोसा जीत सके, जो फिलहाल बेहद कमजोर है। निष्कर्ष में लेख यही कहना चाहता है: अगर सीरिया अपनी सेना को एकजुट, पेशेवर और सभी समुदायों की प्रतिनिधि ताकत नहीं बना पाया, तो देश फिर से टुकड़ों में बिखर सकता है और गृह युद्ध की आग दोबारा भड़क सकती है। सेना का पुनर्निर्माण सिर्फ सैन्य मामला नहीं, बल्कि सीरिया के भविष्य का फैसला है। स्थिरता, निवेश और शांति सब इसी पर टिकी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen